चलो देखो फिर एक बार फिर से आप सभी का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर, अगर आपको फर्श से अर्श तक पहुंचना है तो आपको क्या है, मेहनत दुगनी और तिगुनी करनी पड़ेगी। ये आप सभी को क्या है, अब आप आज आपने सभी ने देख लिया होगा, जो भी थोड़ा बहुत एग्जाम के बारे में चर्चाएं चल रही है। तो ये संभावनाएं पहले भी मैंने आपको बताया था, भी अगस्त में हो सकता है पेपर। ठीक है, अपना टारगेट है वो अगस्त ही लेके चलेंगे कि अगस्त के बीच में अपना एग्जाम हो सकता है। तो उस हिसाब से क्या है, अपनी तैयारी आप क्या रेगुलर तरीके से बढ़िया रखें। तो शुरू करते हैं अपने जो भी टेक्निकल के क्वेश्चंस है उनको। किसी भी को स्टूडेंट को अगर विद्युत धारा बुक मंगवानी है तो आप डिवाइन स्टडी ऐप से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। बाकी ये बुक पूरे हरियाणा में क्या है, किसी भी आप बुक शॉप से, जो आपके नजदीकी कोई बुक शॉप है वहां से आप ले सकते हो, तो मिल जाएगी ये। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए। चलो, एमसीबी की बाई मेटालिक स्ट्रिप कितने प्रतिशत तापमान पर फ्लेक्सिंग होती है? यानी कि हमारे पास एमसीबी के अंदर क्या होता है, वैसे आप सभी को पता है, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहीं पर अगर हमारे पास शॉर्ट सर्किट हो जाए या ओवरलोड करंट फ्लो हो जाए तो उसके कारण क्या होता है, एमसीबी हमारे पास ट्रिप होगी। ठीक है ना। अब एमसीबी ट्रिप होगी, एमसीबी में ऐसा क्या होता है, एमसीबी के अंदर हमारे पास बाई मेटालिक स्ट्रिप होती है। क्या एमसीबी को आप रिपेयर कर सकते हो? एमसीबी को कभी रिपेयर नहीं किया जा सकता, नई ही एमसीबी लेके आनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो एमसीबी की जो बाई मेटालिक स्ट्रिप है, वो जो बाई मेटालिक स्ट्रिप है, फ्लेक्सिंग का मतलब क्या होगा, जो मान लो अगर सीधी स्ट्रिप हमारे पास है, स्ट्रिप का क्या हो, मुड़ना, वो हमारे पास क्या रहेगा, फ्लेक्सिंग। ठीक है। तो फ्लैशिंग जो है वो कितने डिग्री तापमान पर होगी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। हमारे पास क्या रहेगा, 130 डिग्री पर क्या होता है, फ्लैशिंग जो हमारे पास है वो तापमान होता है एमसीबी का। ठीक है, एमसीबी का जो फ्लैशिंग जो हमारे पास तापमान रहेगा वो कितना रहेगा, 130 डिग्री। 130 डिग्री तापमान होने पर एमसीबी की स्ट्रिप है वो क्या है, मुड़ने लगती है। ठीक है, ये भी लगभग में तापमान होता है, एग्जैक्ट तो नहीं होता, बाकी 130 डिग्री लगभग। सारे क्वेश्चंस क्या है, निमी पैटर्न बुक के हिसाब से है भी। ठीक है ना, जो भी आंसर माने गए हैं वो सारे निमी पैटर्न में सही है, तो निमी पैटर्न के हिसाब से ही मान रखे हैं। ओके, चलो अब आप सभी को पता है एमसीबी की बात करें तो एमसीबी का हमारे पास क्या होता है, एमसीबी का मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होगा एमसीबी की फुल फॉर्म। ठीक है, एमसीबी। ओके, उसके बाद एक हमारे पास क्या होता है, एक होता है ईएलसीबी। ईएलसीबी की फुल फॉर्म क्या होगी, अर्थ लीकेज, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ये हमारे पास रहेगा ईएलसीबी की फुल फॉर्म। ठीक है, अर्थ लीकेज सर्किट के अंदर ही हमारे पास एक और होता है जिसे क्या बोलते हैं, आरसीसीबी। ठीक है ना, आरसीसीबी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ओके, ये आप ध्यान रखोगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है एमसीबी के लिए, बाई मेटालिक स्ट्रिप 130 डिग्री तापमान पर क्या है, हमारे पास क्या रहेगी, फ्लेक्सिंग होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है अभी, ये आप सभी ने पढ़ रखा होगा कि एल सीरीज जो हमारे पास एमसीबी है, एमसीबी भी अलग अलग सीरीज की होती है। सबसे इंपॉर्टेंट एल सीरीज, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, हरियाणा के अंदर भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो एल सीरीज की जो एमसीबी है, एमसीबी का उपयोग किया जाता है कौन से लोड के लिए उपयोग करते हैं, रजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड या फिर कैपेसिटिव लोड। तो आप सभी को पता है तीन प्रकार के हमारे पास लोड होते हैं। अगर किसी सर्किट के अंदर आपको रजिस्टिव लोड दिखाई दे तो हमारे पास क्या रहेगा, रजिस्टेंस की बात, इंडक्टिव लोड हमारे पास इंडक्टर की बात, और कैपेसिटिव लोड में हमारे पास कैपेसिटर की बात। ठीक है, तो एल सीरीज एमसीबी कहाँ यूज करते हैं ये बताओ पहले तो। एल सीरीज एमसीबी का हमारे घरों में यूज कहाँ किया जाएगा, ये आप सभी को पता है, गीजर के अंदर। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या रहेगा, सुनो बात, ये हमारे पास यूज किया जाता है गीजर के अंदर। ठीक है ना, गीजर में करते हैं। दूसरा हमारे पास जो लाइटिंग सिस्टम होता है ना, जनरल लाइटिंग,
जनरल लाइटिंग पर्पज के लिए भी इसका यूज करेंगे। तो अगर गीजर की बात करें, गीजर में हमारे पास कॉइल होगी, तापमान से संबंधित होता है। यहाँ जनरल लाइट है, उसमें भी हमारे पास तापमान से संबंधित बात होगी। जहां पर तापमान से संबंधित बात हो तो वो हमारे पास क्या होता है, रजिस्टिव लोड होता है, ठीक है ना। तो एल सीरीज एमसीबी किसके लिए रहेगी, रजिस्टिव लोड के लिए काम करेगी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद देखो जो अलग हमारे पास और है एमसीबी, एक दो यहां पर आप देख सकते हो। अगर लिखा हो कौन सा, अगर हमारे पास लिखा हो एल सीरीज तो रजिस्टिव लोड के लिए, अगर लिखा हो जी सीरीज तो हमारे पास इंडक्टिव लोड के लिए। जी सीरीज लिखा हो तो इंडक्टिव लोड, जहां पर कॉइल वगैरह की बात हो, रेफ्रिजरेटर, मोटर, उसमें हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। डीसी जो हमारे पास लिखा हो तो डीसी सीरीज की एमसीबी हम यूज करते हैं, लोकोमोटिव डीजल जनरेटर के अंदर यूज की जाती है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखोगे, इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में यहां से पूछ सकते हैं। गीजर वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना जहां भी आप इसको नोट कर रहे हो। चलो भी कर लिया नोट, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कुछ दिया हुआ है देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सारे क्वेश्चन क्या है आपके आईटी लेवल के निमी पैटर्न बुक के हिसाब से सारे डिजाइन किए गए हैं, बढ़िया क्वेश्चन है सारे, ठीक है। आरसीडी का पूर्ण रूप हमारे पास होता है, आरसीडी का पूर्ण रूप क्या होगा, रेजिडुअल करंट डिवाइस, रजिस्टिव केस डिवाइस, रेजिडुअल केस डिटेक्ट, रेजिडुअल करंट डायरेक्शन। तो क्या होता है, ये बिल्कुल सही रहेगा। जो हमारे पास आरसीडी होता है ये क्या होता है हमारे पास, ये रहेगा रेजिडुअल करंट डिवाइस होता है ये, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल करंट डिवाइस का मतलब क्या है, देखो थोड़ा सा। रेजिडुअल करंट डिवाइस का मतलब होता है जो अवशिष्ट, ठीक है ना, अवशिष्ट करंट जो हमारे पास होता है, अवशिष्ट करंट जो बचा हुआ करंट है उसको क्या डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या रहेगा, उसको ऑपरेट करवाने के लिए क्या हम यूज करते हैं, आरसीडी यूज करते हैं, रेजिडुअल करंट डिवाइस हम यूज करेंगे, ठीक है ना। अवशिष्ट करंट के लिए कौन सा डिवाइस रहेगा, आरसीडी, ठीक है। क्लियर ये बात, नोट कर लेना, आरसीडी रेजिडुअल करंट डिवाइस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, ये बढ़िया क्वेश्चन है अभी। गिल्ली त्वचा रेजिस्टेंस का मान होता है, गिल्ली त्वचा जो हमारे पास है उसमें रेजिस्टेंस का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आप सभी ने नोट कर रखा होगा, ये हमारे पास कितना होता है, 1000 ओम, ठीक है ना। अब त्वचा का अलग अलग पूछ सकते हैं, गीली त्वचा का है, सूखी त्वचा का है, ठीक है ना। इस तरह से आपको पूछ ले तो आपके लिए कौन कौन से हमारे पास रहेंगे। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं ईयर टू ईयर, ठीक है ना, ईयर टू ईयर हमारे पास रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसमें हमारे पास क्या कुछ पॉइंट है ये आप नोट कर सकते हो, सारे पॉइंट स्पेशल सारी चीज बना रखी है बढ़िया तरीके से। त्वचा स्थिति या हमारे पास जो क्षेत्र दे रखा है और यहाँ पर है रेजिस्टेंस का मान। अगर लिखा हो ड्राई त्वचा, ये अपनी विद्युत धारा बुक के अंदर स्पेशल टेबल बना रखी है मैंने, विद्युत धारा बुक जो अपने पास है उस बुक के अंदर स्पेशल टेबल बनाई हुई है, अगर आपने चेक किया तो, ठीक है, स्टार्टिंग में है ये, ओके। देखो अगर हमारे पास शुष्क त्वचा, शुष्क का मतलब क्या रहेगा, ड्राई स्किन, ठीक है। ड्राई स्किन की बात करें, ड्राई स्किन का जो रेजिस्टेंस है वो 100 किलो ओम, ठीक है, 100 किलो कर सकते हैं, 100 किलो ओम। या फिर आप लिखोगे इस तरह से 100 लिख के उसके बाद 3 जीरो लगा दो, ठीक है ना, ये भी हमारे पास है। 100 किलो ओम से ये रहेगा हमारे पास 600 किलो ओम तक, ठीक है। निमी पैटर्न के हिसाब से इसी को सही माना हुआ अभी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है गिल्ली त्वचा यानी कि वेट स्किन, ठीक है। अगर लिखा हो वेट स्किन की बात, वेट स्किन में हमारे पास कितना ओम होता है, 1000 ओम, या फिर लिखा मिलेगा 1 किलो ओम, ठीक है ना, ये सही माना गया है। उसके बाद भीतरी शरीर हाथ, ठीक है ना, यानी कि हमारे पास इंटरनल जो बॉडी है हैंड का, हाथ का, उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो उसका दे रखा है 400 से लेकर 600 ओम हमारे पास होता है ये, ठीक है। ये कहां तक, 400 से 600 ओम 2 फुट, फुट से, ठीक है ना, फुट से हमारे पास मापा जाएगा ये, ओके। ये पॉइंट ध्यान रखोगे। कान से कान, ठीक है, ईयर टू ईयर, अगर ईयर टू ईयर पूछ ले तो लगभग हमारे पास कितना होगा,
100 ओम, ठीक है, ये लगभग का आंकड़ा है। तो ये डाटा आप याद रखोगे। इसके अनुसार अगर कोई मान लो ऑब्जेक्शन भी लगाना है तो डायरेक्ट हम लगा भी सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऑफिशियल डाटा है पूरा ये, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखोगे। त्वचा के हिसाब से हमारे पास अगर ड्राई स्किन है तो 100 किलो ओम से लेकर 600 किलो ओम। अगर वेट स्किन है तो 1000 हमारे पास किलो ओम। अगर भीतरी हाथ शरीर का हाथ तो उसका देखिए रेजिस्टेंस तो 400 से 600 ओम। 2 फुट से हमारे पास रहेगा। कान से कान की बात करें तो लगभग कितना रहेगा, 100 ओम, ठीक है। तो ये डाटा आप सभी ने नोट कर लिया होगा। चलें आगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है ये। मनुष्य के सीधा हार्ट पर यानी कि दिल पर, ठीक है ना, मनुष्य के सीधा दिल पर इफेक्ट करने के लिए करंट की वैल्यू कितनी चाहिए, ठीक है ना, कितनी हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए सीधी हार्ट पर हमारे पास इफेक्ट करने के लिए। देखो एक तो हमारे पास है 1 मिली एम्पियर, एक है 50 मिली एम्पियर, एक दे रखा है 5 मिली एम्पियर, एक दे रखा है 1000 मिली एम्पियर। अब आपको इसमें से कौन सा सही मानना पड़ेगा, देखो 1000। ये देखो भी, ये तो डाटा हमारे पास रहेगा ऑफिशियल निमी पैटर्न के हिसाब से। अगर आप चेक करोगे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके हिसाब से थोड़ा बहुत इसमें चेंज हो सकता है, ठीक है ना। बाकी ये डाटा याद करेंगे, इसके लगभग हमारे पास नजदीक है वो सही रहेगा। अब देखो इसकी बात सारी हमारे पास क्या है, इसको समझते हैं। इस ग्राफ को क्या दे रखा है, इस ग्राफ में ध्यान से देखना। इस ग्राफ में मान लो ये हमारे पास मनुष्य है एक, ठीक है ना। इस मनुष्य में 0 से लेकर 5 तक, ठीक है, ध्यान से देखना, 0 से लेकर 5 तक इसमें क्या रहेगा, सेफ करंट वैल्यू होती है ये। आपको पूछ लें कि सेफ करंट वैल्यू कितनी रहेगी, 0 से लेकर 5 मिली एम्पियर, ये होती है सेफ करंट वैल्यू। उसके बाद आगे हम बात करें 20 मिली एम्पियर। 20 मिली एम्पियर में क्या होगा, पेनफुल शॉक, इनेबिलिटी टू लेट गो, ठीक है, यानी कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है ना, मसल्स क्या है, सिकुड़ जाएगी। वो हमारे पास किस में होगा, ये हमारे पास होता है 20 मिली एम्पियर की बात है ये, समझ गए बात, ठीक है। हाँ जी, ना ना इसमें देखो इसके हिसाब से क्या दे रखा है, जो हमारे पास मसल्स है वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी हमारे पास। बिल्कुल पकड़ के रखे वो तो लंबे टाइम तक हो जाएगा फिर, ठीक है ना। उसके बाद अगला देखो, अगर 50 मिली एम्पियर हमारे पास फ्लो हो रहा है तो इसका प्रभाव सीधा कहां पड़ेगा, इसका प्रभाव सीधा हमारे पास हार्ट पर पड़ेगा फिर, ठीक है ना। हार्ट पर हमारे पास क्या है, हार्ट जो रहेगा उस पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा। ओके, 50 कितना है, मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर ध्यान रखो। या फिर 50 बटा में आप 1000 करोगे तो क्या बनेगा, ये हमारे पास 0.05 एम्पियर, ध्यान रखना, इस ये भी लिखा हो सकता है, ओके, ये भी लिखा मिले तो भी ध्यान रखना। उसके बाद हाईएस्ट क्या दे रखा है, अगर हमारे पास 1000 मिली एम्पियर हो, या फिर क्या लिख सकते हैं, एक ओम एक हमारे पास एम्पियर लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या दे रखा है, ये जो करंट रहेगा इन ए 100 वाट, अगर हमारे पास कोई 100 वाट का लैंप है, उस लैंप पे इतना करंट फ्लो हो रहा है और उसके किसी ने टच कर लिया, इलेक्ट्रोक्यूट 20 अडल्ट एट वन टाइम, ठीक है ना, यानी कि 20 जनों को क्या है वो प्रभावित कर सकता है फिर एक साथ में, समझ गए बात। अगर हमारे पास 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और 20 जनों ने क्या है उसको छुआ है, तो उसको 20 जनों को एक साथ वो प्रभावित कर सकता है ये, ठीक है। तो ये वैल्यू ध्यान रखो, ऑफिशियल वैल्यू है, डायरेक्ट जो एग्जाम में पूछ सकते हैं यहां से आप ध्यान रखोगे, ठीक है। देखो वो ये तो डाटा में जो मैंने उठा रखा है वो डायरेक्ट निमी पैटर्न की बुक से उठाया है, ठीक है ना, कोई भी ऐसी नहीं है लोकल कोई बुक है उससे नहीं ले रखा मैंने, जो ऑफिशियल बुक है निमी पैटर्न की वहां से मिला ये पूरा, ठीक है। चलो अगर देखो, हाँ मेरी बात सुनो, अगर ऑप्शन दे रखा है ना, ऑप्शन पर डिपेंड भी करेगा, ठीक है ना। हाँ 50 से नीचे हो तो हमारे पास 50 ही मिलेगा फिर तो हार्ट अटैक के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर रहेगा फिर 50 मिली एम्पियर, ठीक है। हार्ट पर इफेक्ट करने के लिए डायरेक्ट क्या होता है, 50 मिली एम्पियर सही होगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये बताओ भी, मेगर में प्रयुक्त होने वाला जनरेटर को हम क्या कहते हैं,
मेगर में प्रयुक्त होने वाले जनरेटर को हम क्या कहेंगे? इसका बताओ क्या रहेगा? सरकारी ऑप्शन? ठीक है, फिर तो सरकारी ऑप्शन तो गलत है। ये हमारे पास क्या रहेगा? मैग्नेटो। ठीक है ना? मेगर में प्रयुक्त होने वाला जो जनरेटर है उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटो कहा जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। वैसे आप सभी को पता है मेगर में हमारे पास क्या रहेगा। मेगर की बात थोड़ी सी करते हैं डिटेल से। देखो, ये हमारे पास मेगर है, बढ़िया डायग्राम है एकदम, सारी चीजें इसमें दे रखी है। मेगर में सबसे पहले ये बताओ कितनी कॉइल होती है? मेगर में 3 कॉइल बताई थी मैंने आपको। ठीक है ना? मेकर में मैंने आपको 3 कॉइल बताई थी। एक तो हमारे पास क्या रहेगी? करंट कॉइल। एक हमारे पास प्रेशर कॉइल। तीसरी कंपनसेटिंग। ठीक है ना? ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, बहुत कम डायग्राम में मिलता है आपको ये, बाकी इसमें बढ़िया तरह से लिखा हुआ है। तो हमारे पास मेगर में क्या होगा? एक तो होगा पीसी यानी कि पोटेंशियल कॉइल, एक क्या होगा? सीसी यानी कि करंट कॉइल, और एक क्या होगा हमारे पास? एक होगा कंपनसेटिंग कॉइल। तो एग्जाम में पूछ भी ले मेगर में कितनी कॉइल होती है, मेगर के अंदर हमारे पास 3 कॉइल होती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। उसके बाद कॉइल होगी कौन सी? प्रेशर कॉइल या पोटेंशियल कॉइल, करंट कॉइल, और एक क्या होगा हमारे पास? कंपनसेटिंग कॉइल। उसके बाद मेगर में एक हमारे पास ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, ये भाग हमारे पास जनरेटर का है ये। ठीक है ना? इसमें क्या होता है मेगर के अंदर? मेगर के अंदर एक हैंड ड्राइव डीसी जनरेटर। ठीक है, हैंड ड्राइव डीसी जनरेटर होगा। इस जनरेटर का ही नाम पूछा गया था, इसे बोलते हैं मैग्नेटो। ठीक है, इस जनरेटर को हम क्या बोलते हैं? इस जनरेटर को बोलते हैं मैग्नेटो। ओके, ये चीज ध्यान रखोगे। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है इसके अंदर, और क्या पॉइंट रहेगा? मेन जो पॉइंट है आप सभी को पता है, मेगर जो होता है, मेगर क्या काम करता है? मेगर हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस, हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए, ठीक है ना, हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए मेगर का यूज किया जाता है। तो जनरेटर हमारे पास रहेगा, इसको हम 160 आरपीएम पर, ठीक है, लगभग मेगर को 160 आरपीएम पर घुमाया भी जाता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखोगे आप। हाँ, इसमें हमारे पास क्या आता है? हाँ जी, इन्फिनिटी से जीरो। ठीक है ना? मेगर हमारे पास जो मेगर का पैमाना है वो लिखा हुआ है, देखो, इन्फिनिटी से जीरो की ओर। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। इन्फिनिटी से जीरो कौन से टाइप का मीटर रहेगा? एक तो होता है संट टाइप का, ठीक है ना, एक तो होता है संट का, एक हमारे पास क्या होता है? सीरीज। ठीक है, एक तो संट ओम मीटर, ठीक है, एक रहेगा सीरीज ओम मीटर। ठीक है, संट ओम मीटर हमारे पास क्या रहेगा? संट ओम मीटर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, और सीरीज का क्या होगा? इन्फिनिटी से 0 तक। ठीक है, बस ये पॉइंट ध्यान रखोगे। तो ये बात हो गई मेगर की। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा? ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई होती है। ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई क्या होगी, ये पूछा गया है, तो आप सभी को पता है ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई क्या होती है? ल्यूमेन। ठीक है ना? अब देखो, ल्यूमिनस फ्लक्स को हम किससे डिनोट करते हैं? ल्यूमिनस फ्लक्स को हम फाई से या फिर एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है ना? ल्यूमिनस फ्लक्स को फाई या एफ से डिनोट करेंगे। ल्यूमिनस फ्लक्स का कोई एक फॉर्मूला बता दो आप। ल्यूमिनस फ्लक्स का कोई एक फॉर्मूला? आई गुणा ओमेगा। ठीक है, आई गुणा क्या रहेगा हमारे पास? आई गुणा ओमेगा, ये हमारे पास ल्यूमिनस फ्लक्स का फॉर्मूला है। यहां पर आई क्या होता है? आई हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ये हमारे पास रहेगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और ओमेगा क्या होता है? ओमेगा हमारे पास सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल। अगर इसकी इकाई देखें यहां से, ल्यूमिनस की फ्लक्स की इकाई हमारे पास यहां क्या रहेगी? कैंडल पावर गुणा में क्या होता है हमारे पास? स्टेरेडियन। ठीक है, स्टेरेडियन, ये भी हम बोल सकते हैं। ये हमारे पास फाई की इकाई बनती है यहां से। ठीक है, सीडी गुणा में स्टेरेडियन, ये इकाई रहेगी। लक्स किसकी इकाई होती है? लक्स हमारे पास होगी इल्यूमिनेशन की। ठीक है, लक्स होगी इल्यूमिनेशन।
उसके बाद कैंडला किसकी होती है? कैंडला हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की इकाई कैंडला होगी। क्लियर है यहां तक सारी बात? चले आगे, नेक्स्ट देखो भाई, कार्बन फिलामेंट का परिचालन यानी कि ऑपरेटिंग तापमान और रंग कौन सा होता है? ठीक है, कलर हमारे पास कौन सा होगा और कौन से तापमान पर ऑपरेट होता है कार्बन जो फिलामेंट लैंप है? क्या होगा? 1800। बी, और बताओ बी। देखो, ये आप सभी ने पढ़ रखा होगा, कार्बन फिलामेंट लैंप सबसे जरूरी भी है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया, हरियाणा के एग्जाम में, ठीक है ना। निमी पैटर्न का आप क्वेश्चन सोल्व करते हो वहां भी दे रखा है ये। उसमें क्या दे रखा है? कार्बन फिलामेंट का जो हमारे पास परिचालन जो तापमान है वो माना गया कितना? 2000, ठीक है, यहाँ भी 2000 है, ये तो ठीक है। उसके बाद अब डिपेंड करेगा कलर कौन सा होगा, तो कलर हमारे पास कौन सा बनता है? लाल रंग का, ठीक है ना, लाल रंग का हमारे पास कलर बनेगा, ये चीज ध्यान रखनी है। अब आप ये बताओ, कार्बन फिलामेंट लैंप है तो इसका आप एफिशिएंसी पूछ ले, कार्बन फिलामेंट लैंप की एफिशिएंसी कितनी होती है? बताओ भाई, कार्बन फिलामेंट लैंप की एफिशिएंसी कितनी होगी? वेरी गुड, कार्बन फिलामेंट लैंप की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3 से लेकर 4.5 ल्यूमेन बटा में वाट, ठीक है, ये हमारे पास कार्बन फिलामेंट लैंप की एफिशिएंसी होती है। जो कल मैंने आपको बताया था, वो बताया था कार्बन आर्क लैंप के बारे में, ठीक है, कार्बन आर्क लैंप के बारे में जो बताया था वो 9 से लेकर 12 ल्यूमेन बटा वाट हमारे पास ये कार्बन आर्क लैंप की एफिशिएंसी होती है। दोनों में फर्क देख लेना, फिलामेंट में कम, आर्क में ज्यादा, ठीक है, चिंगारी हमारे पास ज्यादा ही उत्पन्न करती है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद फिलामेंट कौन कौन से यूज करते हैं? सबसे पहला फिलामेंट हमारे पास होता है टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन, टंगस्टन रहेगा। दूसरा हमारे पास क्या होता है? दूसरा खुद दे रखा है ये कार्बन फिलामेंट, ठीक है। तीसरा हमारे पास होता है टेंटेलम, टेंटेलम, और चौथा हमारे पास होता है ओस्मियम, ओस्मियम। ये 4 प्रकार के हमारे पास फिलामेंट लैंप होते हैं। ज्यादातर हम यूज कौन सा करते हैं? टंगस्टन फिलामेंट लैंप, जिसमें टंगस्टन किसका होता है? फिलामेंट किसका बना होगा? वो हमारे पास टंगस्टन का बना होगा। इसका तापमान, इसका जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना माना गया है? देखो, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पर। एक बार तो आया हुआ है हमारे पास 3400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एक बार लगभग हमारे पास 3380 के करीब हमारे पास माना गया है, ठीक है, तो नजदीक रहेगा 3400 की, ठीक है, ये लगभग हमारे पास सही रहेगा। क्लियर यहां तक सारी बात? चले आगे, डिस्चार्ज लैंप होते हैं, डिस्चार्ज लैंप हमारे पास होते हैं। डिस्चार्ज लैंप कौन से होंगे इनमें से? कोल्ड कैथोड या हॉट कैथोड या कार्बन फिलामेंट लैंप? ठीक है, बिल्कुल। हमारे पास डिस्चार्ज लैंप की कहीं पर बात आती है ना, तो वो हमारे पास क्या रहेंगे? ए और बी दोनों, यानी कि कोल्ड कैथोड की कैटेगरी में भी आता है और हॉट कैथोड की कैटेगरी में भी आएगा ये, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अगर आपको बोल दे कोल्ड कैथोड में कौन कौन से लैंप आते हैं, कोल्ड कैथोड में एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है सोडियम वेपर लैंप, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नियोन लैंप, ठीक है, उसके बाद एक हमारे पास होता है नियोन साइन लैंप, ठीक है। ये कुछ आप याद रखोगे तो ये हमारे पास कौन सी कैटेगरी में है? कोल्ड कैथोड की कैटेगरी में। हॉट कैथोड में सबसे इंपॉर्टेंट जो हरियाणा में प्रश्न पूछा गया है वो होता है हमारे पास फ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंट लैंप आप लिख सकते हो। फ्लोरोसेंट लैंप हमारे पास हॉट कैथोड की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना, हाँ, हेलोजन भी आएगा बिल्कुल, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया पॉइंट? ये इसमें आएगा, हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखोगे। डिस्चार्ज लैंप, लैंप हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? एक तो होता है आर्क के द्वारा, ठीक है ना, आर्क के चिंगारी के द्वारा हमारे पास बनता है, एक फिलामेंट के द्वारा, एक डिस्चार्ज के द्वारा, ठीक है ना, तीनों मैंने आपको बता रखे हैं डिटेल से भी।
उसके बाद नेक्स्ट बताओ भाई, जीएसएल लैंप का जीवन काल होता है। जीएसएल लैंप कौन सा था, पहले तो ये सोचो। बिल्कुल, जीएसएल लैंप मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था कल परसों, पहला एक क्वेश्चन था ये। इसे हम बोलते हैं जीएसएल लैंप का मतलब क्या रहेगा, इसमें होता है इनकैंडेसेंट लैंप। ठीक है, अब इनकैंडेसेंट लैंप के अंदर फिलामेंट कौन सा यूज करेंगे, जरूरी थोड़ी है, कार्बन भी हो सकता है, ठीक है, टेंटलम भी हो सकता है, ओस्मियम भी हो सकता है। इनकैंडेसेंट के अंदर क्या है, 4 टाइप के हमारे पास फिलामेंट होते हैं, कार्बन का, टंगस्टन का, टेंटलम का या ओस्मियम का, ठीक है ना। अब हमारे पास इनकैंडेसेंट लैंप होता है, ये जीएसएल प्रकार का है, तो इसमें जीएसएल की मतलब क्या रहेगा, जीएसएल का मतलब होता है जनरल सर्विस लैंप। ठीक है, और आप सभी को पता है इनकैंडेसेंट लैंप का जो जीवन काल है वो कितना रहेगा, 1000 घंटे लगभग, ठीक है ना, 1000 घंटे हमारे पास होता है। चलो यहां तक देखो। उसके बाद इस लैंप की मैंने एक खास बात बताई थी कि इसका पावर फैक्टर यूनिटी के नजदीक, ठीक है, सारी बात याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट हमारे पास देखो क्या कुछ दिया हुआ है अभी। नियॉन साइन लैंप में, तगड़ा याद कर रखिए दीपक ने तो भाई सारी चीज, यही तो पेपर में पूछा है, यही याद होया है, यही पेपर में पूछा है, ठीक है, फायदा हो गया फिर तो नियॉन साइन लैंप में जिंक सिलिकेट, अब ये तो गलत नहीं होगा, जिंक सिलिकेट मिलाने से कौन से कलर का लैंप हमारे पास बनेगा या कौन सा कलर प्रदर्शित करेगा, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, हरा रंग। ठीक है, बाकी याद नहीं हुए तो आप याद कर सकते हो, ये आपके सामने टेबल है अभी। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास कैल्शियम टंगस्टन नीला, ठीक है ना। उसके बाद मैग्नीशियम टंगस्टन हो तो नीला प्लस सफेद, ठीक है। कैल्शियम सिलिकेट हो तो गुलाबी रंग का हमारे पास रहेगा। जिंक सिलिकेट ये पूछा गया था और ये हमारे पास है हरा रंग का, ठीक है। उसके बाद जस्ता बेरिलियम सिलिकेट जो सक्रिय है यानी कि एक्टिव एजेंट पर निर्भर करता है, ये हमारे पास क्या रहेगा, पीला या फिर क्या रहेगा, सफेद और गुलाबी भी हो सकता है। इसमें 3-4 कलर दे रखे हैं अभी। कैडमियम सिलिकेट की बात करें पीला या गुलाबी, कैडमियम बोरेट की बात करें गुलाबी। जो यूनिक कलर देते हैं ना उसको ज्यादा पूछते हैं, अभी तो सारे कॉमन हो गए, गुलाबी इसमें भी है इसमें भी है, ये पूछने का चांस कम है। ज्यादा हमारे पास क्या है, जिंक सिलिकेट, एक आप ध्यान रखोगे कैल्शियम टंगस्टन, ठीक है ना, कैल्शियम टंगस्टन नीला रंग ये प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। हाँ ये आप वैसे नोट कर सकते हो करना चाहो तो, बाकी अभी तो आपको टाइम नहीं देंगे लिखने के लिए। नेक्स्ट देखो, करो भी ये क्वेश्चन। 50-50 ओम के 200 प्रतिरोध को पैरेलल में जोड़ा गया है, ठीक है, तो कुल रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, सोच समझकर बताना है, ठीक है। सोच समझकर बताना है भाई, बाकी लाइव बाद में क्लास देखते होंगे सारे इसको। जो भी क्वेश्चंस कमेंट में पूछे वो उनका आंसर जरूर दिया करें। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं, ठीक है ना, 2 ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं, कोई बात नहीं। 50-50 ओम के 200 प्रतिरोध पैरेलल में है, ये मैंने बता रखा है। अगर हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा हो इस तरह से, चाहे कितने भी रेजिस्टेंस हो लेकिन वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर वैल्यू सेम है इसका मतलब ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, सारे हमारे पास आर है,
तो क्या लिखेंगे R बटा में N, ठीक है। ये हमारे पास क्या निकलेगा, इससे निकल सकता है RT यानी कि टोटल रेजिस्टेंस। ओके, सेम हमारे पास इसमें भी करेंगे। अब ये सारे कितने के हैं, ये 50 का है, ये भी हमारे पास 50 ओम का है, ये सारे हमारे पास जो दे रखे हैं वो 50-50 ओम के हैं। टोटल कितने हैं, 200। तो एक वैल्यू उठाओ, R का वैल्यू यानी कि हमारे पास 50 है, कितने हैं टोटल, ये N का मान क्या रहेगा, जितने हमारे पास प्रतिरोध है, इसका हमारे पास क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 200, ठीक है। हेलो, चलो नेक्स्ट देखो। तो इसमें हमारे पास क्या रहेगा अभी, इसके अंदर ये कैंसल, 1/4, ठीक है। तो क्या होगा, एक तो हम लिख सकते हैं 1/4, उसके बाद 1 को 4 से भाग करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, 0.25। दोनों ऑप्शन हमारे पास इसके सही है, ठीक है। ओम पहले में भी नहीं है, ओम पहले में भी नहीं है। बाकी मेरा ये क्वेश्चन बनाने का मेन मकसद था, यहाँ पर ए और बी दोनों देने थे, ठीक है। तो जल्दबाजी में नहीं हो पाया, बाकी यहाँ ओम हम कर देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, ये करो भी। आपको 25 वाट, 40 वाट, 60 वाट के 3 बल्ब दिए गए हैं, ठीक है। तो इनमें से किसका रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस किसका कम होगा, ये आप सभी को बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, किसका रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। तो अब आप सभी को बता, देखो P बराबर हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, P बराबर V² बटा R, ठीक है। इससे हम चेक कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, जिसमें पावर की वैल्यू ज्यादा उसका रेजिस्टेंस हमारे पास कम होगा। तो पावर की वैल्यू ज्यादा किसमें है, 60 वाट की हमारे पास ज्यादा है, तो इसका क्या होगा हमारे पास, रेजिस्टेंस कम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। ये आसान प्रश्न है, तो ठीक है ना। हाँ, सात रोड आ गई 15 मिनट में, 15 मिनट में, हाँ टाइम पे है, हाँ एग्जैक्ट, एग्जैक्ट पहले ही। चलो नेक्स्ट देखो भी क्या दिया हुआ है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में ईंधन के रूप में नहीं होता है, ठीक है। तो आप सभी को पता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर यूरेनियम यूज करते हैं, थोरियम भी रहेगा और प्लूटोनियम भी रहेगा। तो हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम यूज नहीं करते, ठीक है। क्या हुआ, नहीं नहीं देखा, नहीं देखना जरूरी था, ठीक है। इसीलिए देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, उसके बाद यहाँ नहीं दिया हुआ है। ये किया था आपने, ये पेपर में आया हुआ है, हरियाणा के जेई के पेपर में था ये, वहां से उठाया ये, ठीक है। बिल्कुल जेई के पेपर में था ये। उसके बाद देखो भी, ये हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट की थोड़ी बहुत बातें देख लेते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमारे पास क्या कुछ दिया हुआ, देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर आप सभी को पता है फ्यूल के रूप में यूज क्या क्या करते हैं। तो हमारे पास क्या रहेगा, यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम, 3 तो हम यूज करते हैं, ये जो हमारे पास ईंधन के रूप में। उसके बाद क्या रहेगा, यहां पर होती है कंट्रोल रोड। कंट्रोल रोड किसकी बनी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंट्रोल रोड हमारे पास कैडमियम की बनी होगी, ठीक है। याद रखेंगे C से C यानी कि कैडमियम, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा हमारे पास, यहां पर एक होगा पंप, वाटर पंप, ठीक है, पानी को उठाने के लिए। यहां से पानी हमारे पास आएगा, इससे क्या होगा, ये हमारे पास हीट एक्सचेंजर जो दे रखा है, ठीक है। अब देखो यहां से जो पानी आ रहा है वो तो हमारे पास ठंडा पानी होगा,
उसके बाद जो गर्म पानी है वो हमारे पास गर्म पानी इस साइड में जाएगा टरबाइन के ऊपर। यहां से जो हमारे पास पानी है वो पानी नहीं, इसकी तरफ स्टीम जाएगी, भाप, ठीक है ना। भाप हमारे पास जो स्टीम है वो टरबाइन पर टकराएगी, टरबाइन को रोटेट करना है। रोटेट के बाद हमारे पास इसके साथ हमने क्या जोड़ रखा है, जनरेटर या फिर अल्टरनेटर। अल्टरनेटर हमारे पास घूमेगा और आगे ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा हमें सप्लाई मिल जाएगी, ठीक है। अब मेन क्या चीज होती है, यहाँ जो हमारे पास भाप है टरबाइन पे जो गिरी है, उस स्टीम का जो प्रेशर है वो तो हमारे पास ज्यादा होगा, साथ साथ में क्या है, जो हमारे पास भाप होती है उसका पानी भी हमें बनाना पड़ेगा दोबारा। तो गर्म भाप को हम क्या है इस तरह से नीचे लेके आएंगे और यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक जगह पर हमने लगा रखा है कूलिंग टावर, ताकि जो हमारे पास भाप है उसका दोबारा से पानी बनाया जाए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, इस साइड में जाएगा वार्म कंडेंसर वाटर, यानी कि गर्म, ठीक है ना। गर्म हमारे पास पानी है, इस साइड कूलिंग टावर पे है, नीचे गिरेगा धीरे धीरे। कूलिंग टावर में चारों तरफ से हवाएं चलती रहेगी, ठीक है। इसको पानी को ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद दोबारा उठाएंगे यहाँ पर, फिर हमारे पास पंप के द्वारा, फिर हमारे पास यहाँ पर क्या है, स्टीम जो जनरेटर है, जहां से स्टीम हमें जनरेट करनी है उसके अंदर पहुंचा देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास स्टीम, ये मेन क्या होता है, ये हमारे पास है मेन कंट्रोल रोड, कंट्रोल करने के लिए जो भी हमारे पास फ्यूल है इसको कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है इसका न्यूक्लियर पावर प्लांट का। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है अभी कंट्रोल रोड का, इसमें हम कौन सा ईंधन यूज करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, बाकी बिल्कुल होता है। तो आज के लिए रहेगा इतना ही, ठीक है। जिसने भी विद्युत धारा बुक अभी तक नहीं मंगवाई है तो वो अपनी डिवाइन स्टडी ऐप से, ठीक है, DIVINE डिवाइन स्टडी, डिवाइन स्टडी ऐप से आप क्या है बुक को ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। संभावनाएं एग्जाम की रहेगी अगस्त के मिड तक, ठीक है। जो एग्जाम होगा वो अगस्त के बीच में आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर किसी ने अभी तक बुक नहीं मंगवाई है, बुक मंगवा सकते हो। ऑनलाइन क्लास के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ये अपने पास सारे जो कोर्स चल रहे हैं, ये कोर्स एलएम और एसए का सबसे बेस्ट कोर्स जो ब्रह्मास्त्र बैच है, जिसमें लगभग हमारे पास 150 प्लस क्लासे रहेगी, रिकॉर्डेड कंप्लीट है ये, ठीक है। ये नया बैच हमारे पास चल रहा है अभी, परीक्षा 0.5 बैच लाइव प्लस रिकॉर्डेड। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो MCQ बैच है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।